क्या सरदार वल्लभ भाई पटेल को हमारे भारत का पहला प्रधानमंत्री बनना चाहिए था? और एक्चुअल में वही हमारे फादर ऑफ द नेशन है। दोस्तों, मेरा मानना है कि जिस आदमी ने 565 राज्य जोड़कर भारत बनाया, फादर ऑफ द नेशन तो वो होने चाहिए थे, ना कि जिन्होंने भारत को तोड़कर एक देश पैदा किया, पाकिस्तान। प्रैक्टिकली तो वो फादर हैं पाकिस्तान के। हिस्ट्री ने नेहरू जी को चुना, लेकिन वल्लभ भाई पटेल जी ने अपनी कुर्सी को छोड़कर भारत की एकता को चुना। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ एंकर कशिश। लेकिन सवाल यह है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल जी अगर भारत के पहले प्रधानमंत्री होते तो क्या भारत ज्यादा सुरक्षित और ज्यादा मजबूत होता? आज भी बहुत से लोग मानते हैं कि पटेल जी ही भारत के लिए सबसे उचित नेता थे। उनका विजन प्रैक्टिकल था, उनकी सोच भारत की सुरक्षा और एकता के लिए थी, और इसीलिए उनके लिए कहा जाता है द बेस्ट प्राइम मिनिस्टर इंडिया नेवर हैड। - 1947 अंग्रेज भारत की धरती पर आग लगाकर जा चुके थे। पार्टीशन के जख्म अभी तक बिल्कुल ताजा थे। लाखों लोग अपना घर छोड़कर सड़कों पर भटक रहे थे। खून, आंसू, दर्द और अशांति, यही भारत का सच था। और इसी समय भारत को जरूरत थी एक ऐसे नेता की जो लोहे की तरह मजबूत इरादों वाला हो, जो अपनी दृढ़ इच्छा और कूटनीति से इस देश को एकता के सूत्र में पिरो सके, भारत को टुकड़ों में टूटने से बचा सके। और वो थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। आज हम इस प्रश्न पर बात करेंगे जो आज भी हर भारतीय के दिल में गूंजता है। वल्लभ भाई पटेल जी ने इंग्लैंड जाकर बैरिस्टर की पढ़ाई की और भारत लौटकर एक सक्सेसफुल वकील बने। लेकिन उनका जीवन बदल गया जब उन्होंने महात्मा गांधी जी के आंदोलन में कदम रखा। गांधी जी की सत्याग्रह और अहिंसा की सोच ने पटेल जी को प्रेरणा दी और उन्होंने अपना पूरा जीवन राष्ट्र सेवा में समर्पित कर दिया। दोस्तों, पहला सबसे बड़ा प्रमाण उनकी लीडरशिप का मिला बरदौली सत्याग्रह 1928 में, जब किसानों पर अत्याचारी कर लगाए गए। तब पटेल जी उनके साथ खड़े रहे। उनके दृढ़ नेतृत्व ने ब्रिटिश सरकार को झुकने पर मजबूर कर दिया और इसी जीत के बाद उन्हें एक उपाधि मिली, सरदार। और तब से उन्हें आयरन मैन कहा जाने लगा, क्योंकि वो ना झुकते थे ना बिकते थे। दोस्तों, 1946 में आजादी से सिर्फ एक साल पहले कांग्रेस पार्टी के सामने एक बहुत बड़ा प्रश्न था कि पहला प्रधानमंत्री भारत का कौन बनेगा। कांग्रेस की प्रदेश कांग्रेस कमिटीज यानी स्टेट लेवल बॉडीज को अपना प्रस्ताव देना था, और आश्चर्य की बात यह थी कि 15 में से 12 कमिटीज ने सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का नाम आगे रखा, जबकि जवाहरलाल नेहरू जी का नाम किसी कमेटी ने नॉमिनेट नहीं किया था। पटेल जी के पास पार्टी का सपोर्ट था, उनके पास जनता का विश्वास था, वो एडमिनिस्ट्रेटिव तजुर्बा था जो देश के नए युग में सबसे ज्यादा जरूरी था। लेकिन फिर आई वो घड़ी जहां इतिहास ने एक अलग मोड़ लिया। गांधी जी ने हस्तक्षेप किया। गांधी जी जानते थे कि नेहरू को साइडलाइन करना आसान नहीं होगा। गांधी जी को डर था कि अगर नेहरू जी नेता नहीं बने तो वो पार्टी तोड़ सकते हैं, और गांधी जी ने खुद पटेल जी से कहा कि नेहरू बिना नेतृत्व के खुश नहीं रहेंगे, मुझे लगता है कि नेहरू को ही नेता बनना चाहिए। दोस्तों, इसका रेफरेंस आपको डिस्क्रिप्शन में दिए उस लेटर में मिल जाएगा जो गांधी जी ने अबुल कलाम आजाद को 20 अप्रैल 1946 को लिखा था। और पटेल जी इस लेटर के बाद, जो गांधी जी के डिसिप्लिन को हमेशा अपना कर्तव्य मानते थे, तुरंत पीछे हट गए। उन्होंने एक बात कही थी जो उनके व्यक्तित्व का सबूत है कि मेरी इच्छा सिर्फ देश की सेवा करना है। अगर बापू चाहते हैं कि नेहरू नेता बने तो मेरा समर्थन नेहरू के साथ है। ये पटेल जी का सबसे बड़ा बलिदान था। वो कुर्सी उनके कदमों के पास थी, लेकिन उन्होंने उसे छोड़ दिया देश की एकता और गांधी जी के आदेश के लिए। लेकिन पटेल जी की सबसे बड़ी उपलब्धि थी भारत को एक राष्ट्र बनाना।
1947 में आजादी के बाद भारत में 565 प्रिंसली स्टेट्स थे। हर राजा अपनी मर्जी से डिसाइड कर सकता था कि वो भारत ज्वाइन करे या पाकिस्तान या इंडिपेंडेंट रहे। सोचिए अगर 565 राज्य अलग हो जाते तो भारत टुकड़ों में बंट जाता, बिल्कुल वैसे ही जैसे यूरोप में छोटे छोटे स्टेट्स हैं या मिडिल ईस्ट में फ्रैक्चर्ड स्टेट्स। पटेल जी ने वीपी मेनन के साथ मिलकर स्ट्रैटेजी बनाई, जहां परसुएशन चला वहां परसुएशन यूज किया, जहां दोस्ती काम आई वहां दोस्ती बनाई, और जहां फोर्स की जरूरत पड़ी वहां पटेल जी ने फोर्स का भी प्रयोग किया। जूनागढ़ पाकिस्तान से जुड़ना चाह रहा था, लेकिन पटेल जी ने मिलिट्री एक्शन से भारत में शामिल कर लिया। हैदराबाद निजाम इंडिपेंडेंट रहना चाहता था, लेकिन पटेल जी ने ऑपरेशन पोलो करके हैदराबाद को भारत का हिस्सा बना लिया। पटेल जी की वजह से ही भारत एक बना, इसीलिए उन्हें कहा जाता है द आर्किटेक्ट ऑफ मॉडर्न इंडिया। दोस्तों कहना तो नहीं चाहिए, पर जूनागढ़ और हैदराबाद के केस में भी नेहरू जी पटेल जी के काम में अड़चन डालते रहे। नेहरू जी इन्हें भाईचारे से जोड़ना चाहते थे या फिर आखिर में उन्हें छोड़ देना चाहते थे। आजादी के बाद भारत के सामने एक और बड़ा सवाल था कश्मीर का भविष्य। कश्मीर एक मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट थी, लेकिन उसके महाराजा हरि सिंह हिंदू थे। शुरू में हरि सिंह जी ने डिसाइड किया कि वो ना भारत ज्वाइन करेंगे ना पाकिस्तान, कश्मीर को एक इंडिपेंडेंट स्टेट बनाना चाहते थे। लेकिन अक्टूबर 1947 में पाकिस्तान के ट्राइबल इन्वेडर्स ने कश्मीर में हमला कर दिया, हजारों लोग मारे गए और शहरों में अफरा तफरी मच गई। यहाँ भी पटेल जी का स्टैंड क्लियर था, ये हमला भारत की सुरक्षा पर है, हमें तुरंत सेना भेजनी होगी और अटैकर्स को भगाकर कश्मीर को भारत का हिस्सा बनाना होगा। पटेल जी चाहते थे कि तुरंत डिसाइसिव मिलिट्री एक्शन लिया जाए और पाकिस्तान को एक सख्त संदेश दिया जाए। लेकिन नेहरू जी ने एक अलग राह चुनी। नेहरू जी इस इशू को यूनाइटेड नेशंस में ले गए। नेहरू जी को लगता था कि भारत को एक शांति प्रेमी राष्ट्र दिखाना दुनिया के सामने जरूरी है। पटेल जी इस फैसले से सहमत नहीं थे। उनका मानना था कि कश्मीर भारत का एक इंटीग्रल पार्ट है और इस मुद्दे को अंतरराष्ट्रीय मंच पर ले जाना भारत के लिए एक लंबी समस्या खड़ी करेगा। और इसीलिए लोग मानते हैं कि अगर उस वक्त पटेल जी पीएम होते तो कश्मीर विवाद कभी पैदा ही नहीं हुआ होता। जब चाइना ने तिब्बत पर कब्जा किया था 7 नवंबर 1950 को, तब पटेल जी ने नेहरू जी को एक लेटर लिखा था। उसमें उन्होंने वार्निंग दी, चाइना हमारा असली ओपोनेंट है और आने वाले समय में हमारी सीमाओं को सबसे बड़ा खतरा चाइना से ही है। पटेल जी की फॉरसाइट लाजवाब थी, लेकिन नेहरू जी ने इस वार्निंग को इग्नोर किया था। 1962 में जब भारत चाइना वॉर हुई तो भारत को भारी हार का सामना करना पड़ा और 15 साल लगे नेहरू जी को पटेल जी की बात समझने में। लेकिन तब तक हम अक्साई चीन हिस्सा और बहुत सारे भारत के हिस्से LOC की तरह चाइना के साथ LAC यानी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल बना चुके थे। दोस्तों इसीलिए आजादी से पहले से ही कांग्रेस पार्टी के अधिकतर नेता मानते थे कि पटेल जी ही पीएम बनने के लिए एक नेचुरल चॉइस है, क्योंकि उन्होंने ही ऑर्गेनाइजेशन को ग्राउंड लेवल पर खड़ा किया था, किसान आंदोलन से लेकर प्रिंसली स्टेट्स के इंटीग्रेशन तक। और इसीलिए दोस्तों मेरा मानना है कि जिस आदमी ने 565 राज्य जोड़कर भारत बनाया, फादर ऑफ द नेशन तो वो होने चाहिए थे, ना कि जिन्होंने भारत को तोड़कर एक देश पैदा किया, पाकिस्तान। सो जिन्हें हमारी किताबें फादर ऑफ द नेशन कहती हैं, एक्चुअल में प्रैक्टिकली तो वो फादर हैं पाकिस्तान के। जय हिंद।